नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज जो यह वीडियो है यह दूसरा वीडियो है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की जो सीरीज चल रही है सॉल्व पेपर की, जो पुराने पेपर हैं उन्हें यहाँ सॉल्व कराया जा रहा है। तो उस क्रम में यह आज दूसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो था उसमें हमने यूपीएचईएससी की जो परीक्षा हुई थी 2021 में वह पेपर सॉल्व करवाया था। और इस बार जो परीक्षा हुई है 2019 में उस पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, आप सभी से एक बात और कहनी है कि यह वीडियो हिंदी विषय से संबंधित है। बहुत ही जल्द फर्स्ट पेपर का भी वीडियो आएगा। ठीक है, और यह जो है वीडियो आप सभी के लिए, जो इतनी भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, चाहे वह मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। पहला प्रश्न है हमारा, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अगर आपको यह उत्तर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन तुलसीदास जी के संबंध में कहा था। उन्होंने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा तुलसीदास जी के ऊपर, तो इनका भी कथन आप सुन लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। और अगर हमें यहाँ पे एक और कथन है जो महत्वपूर्ण है, वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी के संबंध में। वह कथन क्या है? ग्रियर्सन जी कहते हैं, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। तो ये तीनों कथन आप याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम हमें लगाना है। 4 कवि दिए गए हैं, भूषण, मतीराम, बिहारी और देव। इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं बिहारी की बात करेंगे। बिहारी का जो समय है वह है 1595 ईस्वी से लेकर के 1663 ईस्वी। ठीक है, यह बिहारी का समय है। भूषण का जो समय है वह है 1613 ईस्वी से लेकर के 1705 ईस्वी तक। ठीक है, मतीराम का जो समय है वह है 1617 ईस्वी से लेकर के 1736 ईस्वी तक। ठीक है, और अगर हम देव की बात करें तो देव का जो समय है 1673 ईस्वी से लेकर के 1767 ईस्वी तक। ठीक है, तो हम क्रम में लगाएंगे। सर्वप्रथम बिहारी आएंगे, द्वितीय स्थान पे हमारे भूषण आएंगे, तृतीय स्थान पे हमारे मतीराम आएंगे और चतुर्थ स्थान पे हमारे देव आएंगे। तो बिहारी, भूषण, मतीराम और देव जिस विकल्प में होगा वही विकल्प सही है। विकल्प संख्या 4 हमारा सही हो जाता है। बिहारी की रचना की बात करें तो बिहारी का जो रचना है वह है बिहारी सतसई, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और अगर भूषण की रचनाओं की बात की जाए तो शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की रचनाओं की अगर हम बात करें तो मतीराम की रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, ललित ललाम, रसराज, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, छंद्रसार संग्रह। ठीक है, देव की रचनाओं की हम बात करें तो भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग इत्यादि रचनाएं इनकी हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा और उत्तर भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? चार विकल्प हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने, सदा सुख लाल निसार ने, भारतेंदु ने या फिर इंशाअल्लाह खां ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो आगरा के रहने वाले थे, ठीक है। और आगरा से ही इन्होंने प्रजा हितैषी प्रजा हितैषी प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र निकाला था और इन्होंने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया, ठीक है। रघुवंशम के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में कहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन भी पूछता है कि किसने कहा है, तो यह राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? विकल्प हैं तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो हम बात करेंगे भारत बंधु पत्रिका की। तो भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था और इसका जो संपादक थे इसके वह थे तोताराम। तो हमारा विकल्प सही हो जाता है ए, तोताराम, ठीक है। इसके अलावा एक पत्रिका थी सार सुधा निधि, ठीक है। उसका भी सार सुधा निधि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सार सुधा निधि, ठीक है। सार सुधा निधि जिसका प्रकाशन 1879 ईस्वी में होता था और इसके संपादक कौन थे? सदानंद। कौन थे? सदानंद। और प्रताप नारायण मिश्र जिस पत्रिका के संपादक थे वह आप सभी जानते हैं, पत्रिका का नाम क्या था? ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य प्रताप नारायण मिश्र जी करते थे और इसका समय था पत्रिका का 1880 ईस्वी, ठीक है, 1880 ईस्वी। इसके साथ ही बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक थे जो 1928 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का यह कथन है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो कथन है वह है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये आप याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है साहित्य के संदर्भ में मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर राम बिलास शर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प है वह है डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह कहा है छायावाद की परिभाषा के संदर्भ में कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। साथ में हम देखेंगे कि रामबिलास शर्मा ने क्या कहा है छायावाद की परिभाषा के संदर्भ में। तो रामबिलास शर्मा जी कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? रामबिलास शर्मा का। इसी से एक लाइन मिलती जुलती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है छायावाद स्थूल के प्रति
सूक्ष्म का विद्रोह है। नगेंद्र ने जहाँ कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं छायावाद के संदर्भ में, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवियों को आरोही क्रम में लगाना है हमें। 4 कवि दिए हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो देखेंगे, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं किसका समय काल आएगा। प्रसाद का समय काल जो है वह कब है? जयशंकर प्रसाद का समय काल 1890 ईस्वी से लेकर के 1937 ईस्वी तक है। ठीक है। उसके उपरांत हमारा विकल्प यहाँ पे सही है बी। ठीक है। उसके उपरांत निराला का समय काल देखें अगर हम, तो 1897 से लेकर के 1962 ईस्वी तक। ठीक है, 1962 ईस्वी तक। पंत के समय काल को हम देखें 1900 ईस्वी से लेकर के 1970 ईस्वी। महादेवी वर्मा के समय काल को देखें तो 1907 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी तक। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। विकल्प हमारा बी सही है। प्रसाद जी की जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जैसे उर्वशी, जिसका समय काल 1909 ईस्वी है, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, ब्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और अगर हम निराला की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो जैसे अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी इत्यादि। ठीक है। पंत की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, ये इनकी सारी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। पंत की रचनाओं की अगर हम बात करें तो उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, ठीक है, रजत शिखर, वाणी, ये सारी कुछ पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें काव्य रचनाओं की तो निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी। और भी रचनाएं हैं जो यहाँ पे प्रमुख है, वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना हम। अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है क्या? अंधरूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सी। ये जो पंक्ति है, ये जो कविता है, यह भिक्षुक नामक, हम सभी छोटी क्लासों में देखे होंगे ये कविता रहती थी। भिक्षुक नामक कविता से लिया गया है। ठीक है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, है ना, ऐसे करके एक कविता थी। तो यह निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता है भिक्षुक, और इसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है। ठीक है। वह मतलब इसमें दिखाया है कि वह इतना दुबला है, इतना ज़्यादा दुबला है, इतना कमज़ोर है कि उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर के एक हो गए हैं और वह धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंद्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? विकल्प है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा आधंद्र प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, जबकि नागार्जुन, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इसके अलावा प्रगतिवादी कवियों में हम बात करें तो रांगेय राघव, ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, विकल्प है धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर नागार्जुन। तो हम सभी जानते हैं आसान सा प्रश्न है, विकल्प सही हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के कुछ अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जैसे इनकी काव्य रचनाएं हैं, यह इनकी काव्य रचना है, पहले आप ये याद रखिएगा। और इसका समय है 1952 ईस्वी, ठीक है, 1952। कुछ अन्य है सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आधंत, ठीक। धर्मवीर भारती जी के कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी, गुल की बन्नो। इनके कुछ हम उपन्यासों की अगर हम बात करें धर्मवीर भारती जी के, तो गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1956 ईस्वी और 11 सपनों का देश, इसके साथ ही प्रारंभ व समापन, इनके कुछ उपन्यास थे। इनके निबंधों की हम बात करें अगर धर्मवीर भारती जी के, तो ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यंती 1969 ईस्वी, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी, शब्दिता 1997 ईस्वी। और भी बहुत सी रचनाएं हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया गया, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। राधा कृष्ण ने गौवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? विकल्प है निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास, यहाँ पे बात हो रही है राधा कृष्ण दास जी की। इन्होंने निस्सहाय हिंदू को लिखा कब? 1890 ईस्वी में, ठीक है। यह गौवध, जो गाय को वध किया जाता था, उसके निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा था। इस उपन्यास में हिंदुओं की कोई सहायता ना पाने की एक कह सकते हैं असहाय स्थिति, निस्सहायता कह सकते हैं, और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण दास की अगर हम अन्य नाटकों को बात करें तो दुखनी बाला 1880, पद्मावत 1882, धर्मालाप 1885, महाराणा प्रताप 1897 कुछ प्रमुख नाटक हैं इनके, राधा कृष्ण दास के, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है हमें। उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। तो अगर हम बात करें सेवा सदन, यहाँ पे हमारा विकल्प सही देखिए, आयोग ने जो है 2 विकल्प सही माना है। सेवा सदन का जो समय है वह है 1918 ईस्वी, ठीक, और निर्मला का जो समय है वह है 1927 ईस्वी, ठीक। प्रेमाश्रम का जो समय है वह है 1922 ईस्वी, और अगर हम बात करें गोदान का समय है 1936 ईस्वी। तो आप सभी देख लीजिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, फिर निर्मला और फिर गोदान, यहाँ पे हम एक तरह से कह सकते हैं हमारा सी विकल्प सही है। इसके अलावा इनका वरदान नामक उपन्यास 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1936, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932,
ठीक है, ये भी कुछ इनके उपन्यास थे, इन्हें भी आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास का है? विकल्प है गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। और इसके बाणभट्ट की आत्मकथा के जो रचनाकार हैं वहाँ हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और बाणभट्ट की आत्मकथा का समय जो है वह है 1946 ईस्वी। ठीक है, और अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ अन्य उपन्यासों की बात करें, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। इन्होंने कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास पे ग्रंथ लिखे, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य और विकास 1953 ईस्वी। कुछ इनके निबंध प्रमुख हैं, जैसे अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, विचार और विवेक 1954 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटच 1954 ईस्वी और आलोक पर्व 1972 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें सही कालक्रम बताना है। कुछ दिए गए हैं रचनाएं, जैसे विचित्र विवाह, पर्दा, चुंबन और समाज सेवक। विचित्र विवाह, यहाँ पे सही विकल्प है हमारा बी। पहले देख लेते हैं। विचित्र विवाह की बात करें तो यह एक नाटक है और इसके रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद मिश्र और इसका समय है 1932 ईस्वी। समाज सेवक जो है वह भी एक नाटक है और इसका समय है 1933 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं अरविंद भारद्वाज। ठीक है, पर्दा जो है यह भी एक नाटक है और इसका समय है 1936 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं महावीर वेणुवंश। चुंबन जो है यह भी एक नाटक है, इसका समय है 1937 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। विकल्प है गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी का है। गोपाल राम गहमरी जो है यह एक जासूसी उपन्यासों के जनक इनको माना जाता है। जासूसी उपन्यासों का जनक इन्हें माना जाता है। इन्होंने 1900 ईस्वी में जासूस नाम की एक मासिक पत्रिका की भी शुरुआत की थी। इनके कुछ उपन्यासों की बात करें जो महत्वपूर्ण है, जैसे अद्भुत लाश, इनके उपन्यास हैं अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900 ईस्वी, खूनी कौन 1900 ईस्वी, बेगुनाह का खून 1900 ईस्वी, जमुना का खून 1900 ईस्वी, डबल जासूस 1900 ईस्वी, मायाविनी 1901 ईस्वी, चक्करदार चोरी 1901 ईस्वी, जासूस की भूल 1901 ईस्वी, भयंकर चोरी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अद्भुत खून 1902 ईस्वी, जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी, खूनी का भेद 1910 ईस्वी, भोजपुर की ठगी 1911 ईस्वी, गुप्त भेद 1913 ईस्वी, जासूस की अयारी 1914 ईस्वी में लिखा गया। कह सकते हैं इन्होंने लगभग, ये तो कुछ प्रमुख थे, इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है कौन? विकल्प है तीसरा हाथी, बिन बाती के द्वीप, सेतुबंध या फिर उपर्युक्त सभी। विकल्प यहाँ सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तीनों ही प्रसादोत्तर नाटक हैं। तीसरा हाथी 1975 ईस्वी में लिखा गया, रमेश बख्शी के द्वारा। बिन बाती के द्वीप
1970 ईस्वी में लिखा गया शंकर शेष का यह नाटक है। शंकर शेष का सेतुबंध 1972 ईस्वी में लिखा गया और यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है हमारा ए, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर यह निबंध है जो उसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अन्य निबंधों की इनके हम बात करें तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर का समय है 1952 ईस्वी, ठीक है। इसके साथ ही रेती के फूल 1954 ईस्वी, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 ईस्वी, बेड़ूबन 1958 ईस्वी, उजली आग 1956 ईस्वी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी, साहित्यमुखी 1968 ईस्वी, आधुनिक बोध 1973 ईस्वी आदि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कुछ साहित्यकार हैं, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो यह जो प्रश्न है यह भी आयोग ने थोड़ा सा अशुद्ध माना था, क्योंकि इसमें जितने भी विकल्प दिए हैं कोई भी सही क्रम में मैच नहीं कर रहा था आयोग के अनुसार। ठीक है, बाकी हम आपको समय बता दे रहे हैं। हरिशंकर प्रेमी जी जो हैं इनका समय है 1908 ईस्वी से लेकर के 1974 ईस्वी। ठीक है, और गोपाल सिंह नेपाली जो हैं इनका समय है 1911 ईस्वी से लेकर के 1963 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का समय है 1915 ईस्वी से लेकर के 1995 ईस्वी। हृदयेश का समय है 1930 ईस्वी से लेकर के 2016 तक। तो इस हिसाब से पहले हरिकृष्ण प्रेमी आएंगे, फिर गोपाल सिंह नेपाली, फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल और हृदयेश, जिसमें हमने देखा कि हरिकृष्ण प्रेमी और उनके बाद आना चाहिए गोपाल सिंह नेपाली को, जो कि नहीं आ रहे हैं किसी भी विकल्प में। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। पहले हरिकृष्ण प्रेमी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आएंगे गोपाल सिंह नेपाली, नंबर 3 पे आएंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल और नंबर 4 पे हैं हृदयेश। ठीक, आगे देखते हैं। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या फिर रेखाचित्र? तो यह एक रेखाचित्र है। किसकी? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ठीक है, इसका समय है 1963 ईस्वी। इसके अलावा इनका एक और रेखाचित्र है जिन्होंने जीना जाना, जिसका समय है 1971 ईस्वी। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर? तो जो अज्ञेय है यह जीवनी लेखक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा ने भी लिखा है निराला की साहित्य साधना, जीवनी 3 पार्ट में। ठीक है, 1969, 1972 और 1976। विष्णु प्रभाकर ने भी लिखा आवारा मसीहा 1974 में शरद चंद्र के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभावना अलंकार का लक्षण है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। जैसे जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधु नाना। मतलब बिना पैर के ही चल रहा है, बिना कान के ही सुन रहा है, बिना कर्म किए ही उसके सब होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मतलब जहाँ पे बिना कारण के ही कार्य सिद्धि होती जा रही है। ठीक है, वहाँ भी भावना अलंकार होता है। आगे बढ़ेंगे हम। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो हैं वो रसवादी आचार्य हैं। बाकी केशव, भामा और जयदेव ये तीनों ही अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भामा ने क्या कहा है ये देख लीजिए अलंकार के संदर्भ में। नाकांतमपि निर्भूस विभाति
वनिता मुखम। ठीक, केशवदास कहते हैं अलंकार के संदर्भ में, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। जयदेव कहते हैं अलंकार के संदर्भ में, अंगीकरोत यह काव्यम सप्तार्थ वलंकृति असो न मन्यते कस्मादनु उष्ण मन अलंकृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को, वक्रोक्ति को, ध्वनि को या फिर अलंकार को? यहाँ पे सही विकल्प है रस को। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद में, किसमें? तैत्तरीय उपनिषद में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया। रस कहा गया रसौ वे सह रसम हुआयम लब्ध्वानंदी भवति। ठीक, अर्थात रस वह ईश्वरीय अनुभूति है जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंद से भर जाता है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका रस सूत्र था विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है किससे? सही विकल्प है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। ठीक है, मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ, ठीक, और ग्रीक शब्द के माइथोस से बना है, ये याद रखिएगा। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा या पौराणिक कथा के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें तो अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कामायनी, अंधा युग, संशय की एक रात, ये सारी जो रचनाएं हैं एक मिथक आधारित रचनाएं हम मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, इस कथन वाले आलोचक का नाम है, क्या नाम है? तो वह नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। सही विकल्प है हमारा ए। अगर हम बात करें नंद दुलारे वाजपेयी की, यह छायावाद युगीन आलोचक रहे हैं, प्रमुख आलोचक। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद, कवि निराला, प्रकीर्णिता, कवि सुमित्रानंदन पंत, इसके अलावा नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, जैसे इनके कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो थे उनकी कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करेंगे। वैसे आप सभी को याद होगा पर थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इनकी कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतीय हिंदू युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी, भारतीय हिंदू युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, भाषा युगबोध और कविता 1981 ईस्वी, कथा विवेचना और गद्य शिल्प 1982 ईस्वी, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी,
लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 2 खंडों में था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी। और है लास्ट में भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, जो कि यहाँ पे दिया है 2001 ईस्वी, इसका समय है 2001 ईस्वी। ठीक है, रामविलास शर्मा जी एक मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी का रिवीजन हो गया होगा इनकी रचनाओं का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः संवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? मम्मट का, राजशेखर का, दंडी का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आचार्य राजशेखर का। ठीक है, यह कहते हैं प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः संवेते श्रेयस्यो इति। ठीक है, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जो होती है जन्मजात होती है, उसका संबंध कवि से होता है। भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक या सहृदय से होता है। आगे बढ़ेंगे। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो विकल्प आप सभी सारे देख लीजिए, कौन सी एक बात नहीं है? तो जो बात नहीं है वह है डी, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। यह बात इसमें नहीं है क्योंकि काव्य को इन्होंने प्रकृति का अनुकरण माना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, बाकी सारी बातें इनमें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं रिचर्ड्स। रिचर्ड्स की कुछ अन्य रचनाओं की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1926 ईस्वी। ठीक है, इसका समय जो है वह 1926 ईस्वी है। बाकी अन्य रचनाओं में मेंसियस ऑफ द माइंड 1931 ईस्वी, एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल डिफिनेशन 1932 ईस्वी, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन 1933 ईस्वी, कॉलरिज ऑफ इमेजिनेशन 1934 ईस्वी, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक 1936 ईस्वी, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938 ईस्वी, द स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट 1955 ईस्वी, पोइट्री देयर मीडिया एंड एड्स 1973 ईस्वी, एंड बियॉन्ड्स 1974 ईस्वी। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? सही उत्तर है सी, लोंजाइनस। लोंजाइनस ने अपना एक सिद्धांत दिया, इनकी अपनी रचना है एक पेरिइप्सुस। ठीक है, उसमें उन्होंने उदात्त का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, उसी में ही इन्होंने कहा कि इनकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं कौन? तो जाहिर सी बात है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु मंडल के उस समय कुछ साहित्यकार थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते थे। आगे बढ़ेंगे। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो फटाफट सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। सी, 1912 ईस्वी में, और यह जो काव्य है इसका प्रकाशन हुआ 1912 में। मैथिली शरण गुप्त की यह प्रसिद्ध काव्य कृति है, इसी से ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। रचनाएं जो हैं, रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर। तो साकेत का जो समय है, यहाँ पे सही विकल्प हम देख लेंगे। सही विकल्प है सी, साकेत। साकेत का समय है 1931 ईस्वी, यशोधरा का समय है 1933 ईस्वी, द्वापर का जो समय है 1936 ईस्वी, और जय भारत का जो समय है 1952 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा? अभी हमने जस्ट पीछे सॉल्व किया था, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, चिदम्बरा आपके लिए। ठीक है, 1968 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाओं की बात करें, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, अभी हमने हाल में पूरा सारा किया। चिदम्बरा का समय देख लेते हैं, 1959 ईस्वी। चलिए, लोकायतन 1964 ईस्वी है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? अभी हमने जो इसके पहले सीरीज कराई है उसमें हमने चारों तार सप्तक के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, सी। सॉरी, इसमें पूछा है कौन तार सप्तक का कवि है, तो अज्ञेय हैं। ठीक है, बाकी सारे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तार सप्तक के 7 कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञेय। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? कौन नहीं रहा है? नेमीचंद जैन। ठीक है, नेमीचंद जैन जो है वह तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें 7 कवियों में से एक थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। ठीक है, 1913 ईस्वी में कालूराम गंगरोड ने खंडवा के प्रभा जो कि मासिक पत्रिका थी, इसका संपादन कार्य शुरू किया। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन कार्य संभाला। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण। ठीक, सही विकल्प है सी। यह किसका कथन है? अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी कहते हैं तार सप्तक के कवियों के बारे में, यहाँ 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल किसके उपन्यास हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसे देवबाला भी कहते हैं, जिसका समय है 1899 ईस्वी, और अधखिला फूल का समय है 1907 ईस्वी। ठीक, ठेठ हिंदी का ठाठ में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण है, और अधकिला फूल में धर्म की महत्ता का वर्णन करके धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1882 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं श्री लाला निवास दास जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुजान भगत। यह प्रेमचंद द्वारा रची गई कहानी है। बाकी ममता, सालवती और छाया, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ कहानी संग्रह हैं, छाया 1914 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशद्वीप 1929 ईस्वी, आंधी 1913, इंद्रजाल 1936। कहानियाँ इनकी जैसे ममता, सालवती, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर, उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा की पराजय, दुखिया शरणागत, बिसाती, संदेह, मधुआ, पुरस्कार इन जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रमुख कहानी है। चित्र मंदिर, देवरथ, सुनहरा सांप इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नया रास्ता कहानी के लेखक हैं कौन? तो राम प्रसाद पहाड़ी। ठीक है,
इनकी अन्य कहानियां हैं सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, बयां का घोंसला। बयां का घोंसला प्रमुख है। अगला प्रश्न है, इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम लगाना है। भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो सही है 1850 से 1900 ईस्वी। ठीक है। प्रमुख नाटककारों में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत, और श्रीनिवास दास के भी कुछ नाटक हैं, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, हरिऔध और प्रेमघन। इन सभी के नाटक महत्वपूर्ण हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम वो अभी यहाँ पे आपको बता देते हैं। आगे देखेंगे, स्वर्ग की झलक एवं अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है। स्वर्ग की झलक, अंधी गली, देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षा, साहब को जुखाम है, जोंक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, आंधी। ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एकांकी है ये, एकांकी नाटक। ठीक है। उदय शंकर भट्ट की अगर हम बात करें एकांकी नाटकों की, तो एक ही कब्र में, आदिम युग, समस्या का अंत, आज का आदमी, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे, 10,000 जैसे कुछ एकांकी नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा के एकांकी नाटकों की बात करें, लो भाई पंचों लो, कनेर, टंटा गुरु, शासन का डंडा, कश्मीर का कांटा, बांस की फांस। लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी नाटक की बात करें तो अशोक वन, एक दिन, प्रलय के मंच पर, कावेरी में कमल, स्वर्ग में से विप्लव, नारी के रंग। ठीक है। कुछ प्रमुख थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। ठीक है, दिखाया गया है। यह जो नाटक है मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है। इसके कुछ पात्र हैं, महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा, सावित्री, बिन्नी किन्नी, अशोक। अन्य इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे का समय है 1969, पैर तले जमीन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हम सभी जानते हैं बालकृष्ण भट्ट, इनके बारे में हमने कल विस्तार से पढ़ा था। प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। इसके अलावा इनके अन्य जो प्रमुख हैं वो भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करें। इसमें हमें बताना है कि कौन क्रम से सही है। तो सही विकल्प है यहाँ पे बी। पहले कबीरदास जी का समय है 1398 से 1518। सूरदास जी का समय है 1443 से 1573। जायसी का समय है 1477 से 1542। तुलसीदास जी का समय है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का यह कथन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल यहाँ पे हमें बताना है, उसका समय कब था? तो समय था 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। जो हमारी संस्कृति थी वह 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी थी। इसमें संस्कृत, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति दो थी। ठीक है। फिर पाली का समय आया 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी। फिर प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी और अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हम सभी जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से। अभी इसके पहले कल हमने करवाया था पेपर, उसमें हमने इसमें के बारे में विस्तार से बताया है। आगे बढ़ेंगे। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो बहुत ही आसान सा है, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं।
खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली के कुछ भाग, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा की बात करें तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदाऊं, बरेली इत्यादि जगहों पर बोली जाती है, लगभग आसपास क्षेत्रों में। कन्नौजी की बात करें इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी की बात करें लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वह गोस्वामी गोकुलनाथ जी हैं। इसके अलावा 84 वैष्णवन की वार्ता भी इनकी एक रचना है। आगे बढ़ेंगे। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो यह बुंदेली के लोक कवि हैं। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानी नामक गांव में मिड़की नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है, क्या? तो यहाँ पे बी खराओष्ठी, ये गलत है, खराओष्ठी नहीं होगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम आई। ब्राह्मी लिपि के बाद जो प्रक्रिया चली वो है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि दो पार्ट में बटी, एक नागरी लिपि और एक शारदा लिपि। नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा दो बटी। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, और पूर्वी शाखा में बंगला लिपि, असमी और उड़िया बटी। ठीक है, शारदा लिपि की बात करें तो शारदा लिपि में गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी नाम से 4 लिपियों का विकास हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें द्विगुण व्यंजन हैं। सही उत्तर बताना है बी। द्विगुण व्यंजन क्या है? आड़ा। ठीक है, सॉरी, अंगा और ये जो ढा होता है, ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इनका उच्चारण में जीभ पहले ऊपर की ओर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर तुरंत नीचे आ जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे सड़क, कूड़ा, पढ़ना, बूढ़ा। ठीक है, द्विगुण व्यंजन को भी इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन सॉरी सॉरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 344। अभी हमने कल जो पेपर सॉल्व करवाया उसमें हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है। 345 में क्या है ये देख लीजिए। इसमें राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के संबंध में है। 46 में एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या किसी राज्य या संघ के मध्य संचार की राजभाषा से संबंधित है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कुछ पत्रिकाएं हैं जिन्हें हमें क्रम में लगाना है, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। सबसे पहले उदंत मार्तंड पहला पत्र है, 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शर्मा द्वारा इसके संपादक थे। फिर आया प्रजामित्र 1834 ईस्वी, गंगाधर भट्टाचार्य इसके संपादक थे। प्रजाहितैषी 1855 ईस्वी, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है, और किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 300
1943 के अंतर्गत, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति, जिसको हमारे शुक्ल, इसके जन्मदाता जो थे तेन, और हमारे यहाँ शुक्ल जी भी इसको महत्व देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कल हमने विस्तार से सारे इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए सबको हमने बताया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं उस वीडियो में। पर यहाँ पे हम देखेंगे इसके रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, विजेंद्र स्नातक ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह का है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, और विनय मोहन का है साहित्यावलोकन। आगे बढ़ेंगे। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशारंभ वर्ष क्या है? कब ये आरंभ हुआ? तो 1868 ईस्वी में। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में हमने बताया, और बाल बोधनी 1874 ईस्वी में। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति रहा है। ठीक है, जैसे आदिकाल को इसीलिए इन्होंने वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा, और आधुनिक काल को इन्होंने इसीलिए गद्य काल कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ ग्रंथ हैं, इन्हें श्रेणी से क्रमवार लगाना है, बताना है कौन सा सही है। सही विकल्प इसमें हो जाएगा सी, खुमान रासो सबसे पहले आएगा। शुक्ल जी के अनुसार इसका समय है 9वीं सदी। बिसल देव रासो का समय है 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो का समय है 1343 ईस्वी। हमीर रासो का समय है 1357 ईस्वी। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। बिसल देव के रचनाकार हैं नलपति नाल। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, और हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। आगे बढ़ेंगे। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? चारों विकल्पों में सबसे पुराने कौन हैं सिद्धों और नाथों में? तो सरहपा। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। इन्हें राहुल भद्र या सरोज ब्रज भी कहा जाता है। दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। इनका समय 8वीं सदी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्वैतवाद के प्रवर्तक या आचार्य कौन है? द्वैतवाद। ठीक, तो हम बात करें द्वैतवाद, तो इसके हैं प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य का जो दर्शन है वह है द्वैतवाद। ठीक, वल्लभाचार्य का जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का जो है, विष्णु स्वामी का भी यही है। ठीक है, और शंकराचार्य का है अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जाहिर सी बात है हम सभी जानते हैं, पद्मावत। जयसी जी के द्वारा लिखी गई 1540 ईस्वी में महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा इसमें लिखी गई है। जयसी जी की अन्य रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। ठीक है, मधुमालती मंझन की है, मृगावती कुतुबुन की है, और माधवानल काम कंदला आलम की रचना है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न है ये हमारा, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ कवि हैं सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई और रसखान। क्रम में लगाएंगे तो सही विकल्प हो जाएगा ए, सूरदास जी का समय आएगा 1478 ईस्वी। ठीक, स्वामी हरिदास जी का समय आएगा, इनका भी समय है 1478 ईस्वी। मीराबाई का समय है 1504 ईस्वी, और रसखान का जो समय है वह है 1533 ईस्वी। सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। स्वामी हरिदास जी की प्रमुख रचना है सिद्धांत के पद, केलीमाल। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं स्फुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा, पद संग्रह। ठीक, रसखान जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम।
तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, ठीक है। यह तो पेपर था यूपीएचएससी 2019 में जो हुआ था, ठीक है। लेकर आएंगे एक और सॉल्व पेपर को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को देखिए, चैनल से जुड़िए और वीडियो लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।